हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज की क्लास हम अब शुरू करने वाले हैं। और कल की क्लास बच्चों आपको कैसी लगी। और मुझे लगा कि आप सब बच्चों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी अच्छे मैसेज भेजे हैं और काफ़ी बच्चों ने व्यूज़ दिए हैं और देखे हैं लेक्चर। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और मुझे भी इससे मोटिवेट मिलता है कि मैं भी कुछ आपको नया नया आइडिया दूँ क्वेश्चन के बारे में, कि क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम बेसिकली कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब क्या है, पावर फैक्टर आपका काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पावर फैक्टर के हमने क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि उसके कॉन्टेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसे सॉल्व करना सीखें, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी आने आने चाहिए। सही है। तो बच्चों चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और आपका रेस्पॉन्स हमेशा मुझे मिलता रहे और मैं भी मोटिवेट हो सकूं। चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का बेसिकली टॉपिक है आपका कि हम कोई आपका क्वेश्चन दिया है तो उसमें हम किस तरह से आपकी केवीए की वैल्यू निकालेंगे, किलोवाट, करंट और केवीआर। इन सब की वैल्यू निकालने से हम किस तरह से अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए। यदि कोई भी मशीन हमें रेडी करनी है, सही, तो हमें एक्टिव पावर, पैसिव पावर, है ना, और करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट हमें पता होने चाहिए, जिससे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकें और मशीन्स की रेटिंग को भी फेस कर सकें और मशीन्स को अच्छा रेडी कर सकें। सही है। तो क्योंकि आपको पता है जो हमारे केवीए जो होता है, केवीए हमारा किलोवाट और केवीएआर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और पैसिव पावर का कॉम्बिनेशन होता है। जितनी अच्छी अच्छी आपकी एक्टिव पावर होगी उतना आपका पैसिव पावर डाउन हो जाएगा और मशीन आपका अच्छा काम करने लगेगी। तो आपका पावर, आपका किलो वॉट एक्टिव पावर किसके ऊपर डिपेंड होता है, करंट के ऊपर और पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमें हर क्वेश्चंस में करंट और पावर फैक्टर का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मतलब हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सही है। तो चलिए बच्चों हम ये टॉपिक आज हम शुरू करते हैं और ये टॉपिक में आपको सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों यूज़ करते हैं। तो आज हम सिंगल फेस के बारे में डिस्कस करेंगे और कल हम थ्री फेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आपका कोई सिस्टम थ्री फेस का है तो उसमें हम केवीआर थ्री फेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम कहते हैं सिंगल फेस की बात। तो सिंगल फेस में आपको कोई मशीन दी हुई है, सिंगल फेस की मशीन दी है, उसमें आपको कुछ कंपोनेंट्स या कुछ रेटिंग दी होंगी, जिसकी वजह से आप केवीए, किलोवाट, करंट और केवीएआर ये सारे के सारे आप चीज़ें निकाल सकते हो। सही। तो अब बच्चों केवीआर आप दो टाइप के निकालोगे। पहला आपका कैपेसिटेंस लोड, नंबर सेकंड इंडक्टिव लोड। सही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप केवल एक ही केवीआर से किस तरह से आप इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड को डिटरमाइन कर सकते हो। सही। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास और आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि हम यदि कोई मशीन रेडी करते हैं तो उसमें हम किस तरह से करंट पावर फैक्टर को वेरी करें। सही है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन आपका सिंगल फेज की मशीन है। तो ये आप ये गोल साइकिल जो देख रहे हैं ये आपकी मशीन है, राइट। मीन्स ये जो आप साइकिल देख रहे हैं ये आपकी पूरी मशीन है, ये आपका एक लाइन और ये आपका एन न्यूट्रल। मीन्स ये आपकी वन लाइन है और ये आपका न्यूट्रल है, क्योंकि आपको पता है सिंगल फेज की मशीन में एक फेस और न्यूट्रल होते हैं। तो फर्स्ट फेज आपका दिस और दिस पार्ट इज एन न्यूट्रल और ये आपका पोर्शन है सिंगल फेज की मशीन। सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कहता है कि आपके क्वेश्चंस के अंदर सिंगल फेज की मशीन गिवन है, राइट। सिंगल फेज की मशीन गिवन है। आप सिंगल फेज में कितना वोल्टेज जनरेट करते हो, 230 वोल्ट। तो हमने 230 वोल्ट ले लिया। पावर फैक्टर आपका 0.75 है और 5 एचपी की मोटर है। सही, ये है ना। तो बच्चों आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आप यहाँ पे दो चीजों को अलग अलग लिख सकते हो। मीन्स पावर फैक्टर की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो, सॉरी पावर फैक्टर की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो और पावर 5 एचपी की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। सही। यहाँ पे आप 0.75 पावर फैक्टर की जगह पर 0.8, 0.9, 0.95, 0.5 कोई सी वैल्यू रख के देखना और 5 एचपी की मोटर की जगह आप 5, 10, 15, 20 कोई सी वैल्यू को रख के देखिएगा। मतलब मैथड जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही होगा
बट आपकी ये दोनों वैल्यू को आप डिफरेंट कर सकते हो, क्योंकि सिंगल फेज की मोटर में 230 वोल्ट होता है तो आपको 230 वोल्ट लिखनी है, भले ही आप इसे नीचे लिख दीजिए 200 वोल्ट, 180 वोल्ट, 150 वोल्ट, सो ऑन, सही। लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम जो पावर फैक्टर और 5 HP की मोटर को आप कोई सी भी वैल्यू दे सकते हो, सही। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे पावर फैक्टर को अच्छा करोगे, मतलब 0.75 से अच्छा करोगे, तो आपका किलोवाट ज़्यादा होगा, एक्टिव पावर ज़्यादा होगी। वो मैं आपको इसी चीज़ में दिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन में आपको वो मैं दिखाऊंगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपकी सिंगल फेज की मोटर है और यहाँ पे आपको वोल्टेज गिवन है, पावर फैक्टर गिवन है और आपको मशीन की रेटिंग गिवन है कि मशीन आपकी 5 HP की है। तो बच्चों सबसे पहले एक ध्यान रखना कि 5 HP ये आपका पावर है, आपको हमेशा एक ही MKS मेथड में लेना पड़ेगा। मतलब यदि आप क्वेश्चन को HP में सॉल्व कर रहे हो तो सारे कंपोनेंट को आप HP में ही सॉल्व करिए। यदि आप क्वेश्चन को किलोवाट में सॉल्व कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन को आप किलोवाट में सॉल्व करिए। तो हमने एक रूल बना रखा है कि आप यहाँ पे जो 5 HP की मोटर है, ये 5 HP की जो मोटर है, इसे आप किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये फायदा होगा, क्योंकि जितने भी पैसिव पावर होती हैं वो kVAR में होती हैं, अपरेंट पावर आपकी kVA में होती हैं और एक्टिव पावर आपकी किलोवाट में होती हैं। बट मोटर आपकी 5 HP में दी हुई है, तो आप इस HP की मोटर को किलोवाट में कन्वर्ट करिए, जिससे आप इजीली तरह से आप किलोवाट और kVA और kVAR तीनों डिटरमाइन कर सकते हो, राइट। तो बच्चों हम आगे इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा भाई बच्चों, डिटरमाइन किलोवाट, मीन्स आपको पहले एक्टिव पावर निकालनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, आपको डिटरमाइन एक्टिव पावर किलोवाट। तो इसमें क्या कहते हैं बच्चों, सबसे पहले आपका क्या है, आपका HP में मोटर दी हुई है, कितनी दी हुई है, मोटर की रेटिंग 5 HP। तो जब हम किलोवाट को HP को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, किलोवाट इक्वल टू HP क्रॉस 746 अपॉन 1000 1000, सही। सपोज क्वेश्चन आपका किलोवाट में है, यदि आपको HP में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे, किलोवाट आप देखना ये आपका किलोवाट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे बच्चों क्या करोगे, 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो आपका जाएगा 1000, राइट, डिवाइड बाय कितना है बच्चों, 746 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप इसे HP में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों सारा। तो आपकी मोटर किस में गिवन है, आपकी मोटर गिवन है, पूरी मोटर आपकी HP में गिवन है, तो आप इसे किलोवाट में कन्वर्ट करिए। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, HP क्रॉस 746 डिवाइड बाय 1000, जिससे आपकी रेटिंग किलोवाट में आ जाएगी, आपकी मशीन की जो पावर है वो किलोवाट में आ जाएगी। तो अब बच्चों देखो, किलोवाट आपकी HP की रेटिंग क्या है, HP की रेटिंग है आपकी 5 है ना, हमने HP की रेटिंग 5 लिख दी यहाँ पे, मल्टीप्लाई 746 अपॉन 1000, तो आपका कितना किलोवाट आ गया, 3.7 किलोवाट आ जाएगा। कि मतलब जब आपने 5 HP की मोटर को किलोवाट में कन्वर्ट करा तो आपके कितने किलोवाट आ गए, 3.7 किलोवाट पावर, एक्टिव पावर, राइट। अब बच्चों सेकंड स्टेप में हमने ये कर रखा है कि आप इस कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि वी कन्वर्ट अ किलोवाट इनटू वॉट, आप किलोवाट को वॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब हाई टू लो जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1/1000, बट आपको किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आपने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो सही, तो आपने यहाँ पे देखा जब आपने मल्टीप्लाई करा तो आपकी वैल्यू टोटल आ जाएगी किलोवाट को वॉट में 3700 वॉट, आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट। जब आप हाई वैल्यू को लो वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हैं, जब लो वैल्यू को हाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पे हम किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाई वैल्यू को लो वैल्यू में, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। तो जैसे ही आप 3.7 को 1000 वाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 3700 वाट। इससे आपको हर पूरी मशीन की रेटिंग मिल गई कि मतलब आपकी 5 HP की मोटर है, उसे आपने किलोवाट में कन्वर्ट करा तो 3.7 किलोवाट आ गया, जब आपने उसे वाट में कन्वर्ट करा तो 3700 वाट आ जाएगा, सही। तो इससे क्या होगा, इससे आपने तीनों थिंग्स आपने डिटरमाइन कर ली। तो इससे आप क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला लगा रहे हो आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो
तो इससे ये आइडिया हो जाता है कि थोड़ा इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करना हो जाता है कि जब आप किलोवाट को वॉट में और एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। सही है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबकी यूनिट इक्वल होनी चाहिए। यदि आप वाट ले रहे हो एक्टिव पावर को, तो पैसिव पावर को आप VAR में लोगे और अपेरेंट पावर को VA में लोगे, किलो वाट नहीं लोगे वहाँ पे, ना किलो, ना KVAR, ना KVA, कुछ नहीं लोगे। यदि आप एक्टिव पावर को किलो वाट में लेते हो तो पैसिव पावर आपकी KVAR में होनी चाहिए और अपेरेंट पावर आपकी KVA में होनी चाहिए, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। इस चीज़ का बच्चों हमेशा ध्यान रखना। तो आपको पता चल गया बच्चों हमने एक्टिव पावर कैसे निकाली, ये आपका एक्टिव पावर आ गई 3.7 किलोवाट। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं कि डिटरमाइन KVA, हमें अपेरेंट पावर निकालनी है। अब बच्चों आपको इसके अंदर 2 थिंग्स गिवन हो गई। पहला आपको कॉस थीटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, है ना, और सेकंड आपको पावर, एक्टिव पावर गिवन है। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू P/S। सही, क्योंकि जब आपको KVA निकालना है तो KVA और एक्टिव पावर का क्या कॉन्टेक्ट होता है एंगल के फॉर्म में, कॉस थीटा इक्वल टू P/S। कैसे बच्चों, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला या ये डायग्राम देखा होगा कि जो हमारा बेस होता है वो हमारी एक्टिव पावर होती है, हमारा जो लाइन है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा Q होता है पैसिव पावर, और इन दोनों का सम का स्क्वायर आपका अपेरेंट पावर होती है S, और S और P के बीच का एंगल है थीटा। तो जब आप S की वैल्यू निकालोगे या तो क्या होगा, P/cos थीटा हो जाएगा, या जब cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो S P/S हो जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ सारा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो हम अब डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगते हैं। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जब आप cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो P/S आ जाएगा। यदि जिन बच्चों को ये नहीं आता है तो इससे पहले वाले लेक्चर मेरे देखिएगा, उसमें मैंने आपको सब बता दिया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में आप किस तरह से कौन सा वैल्यू पुट करने वाले हो। और हमेशा ध्यान रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तभी रखना जो वैल्यू डिटरमाइन हो। आपको यहाँ पे Q डिटरमाइन है और एक्टिव पावर गिवन है तो कौन सा लगाओगे, टेन थीटा। सही, साइन थीटा में क्या आता है, L Q/S आता है। सही, और कॉस थीटा में क्या आता है, P/S, और टेन थीटा में क्या आता है, LAL Q/P आता है। सही, तो यहाँ पे आपको S की वैल्यू निकालनी है तो हमने लगाया cos थीटा अपॉन P/S। अब क्या हो जाएगा, S की वैल्यू निकालनी है बच्चों, यहाँ पे आपको S की वैल्यू निकालनी है। जब आप S की वैल्यू निकालोगे तो cos थीटा यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि आपको इससे करना है सेपरेट। इसे जब सेपरेट करोगे तो कॉस्ट, जब ये S से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कैसे, S क्रॉस cos थीटा इक्वल टू P। सही, तो अब आपको यहाँ पे P/S निकालना है। जब आप S निकालोगे तो cos थीटा S के मल्टीप्लाई में, ये जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, फार्मूला बन जाएगा आपका, पूरा फार्मूला आपका रेडी हो जाएगा, S इक्वल टू P/cos थीटा। क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट फार्मूला हम निकालेंगे, हम यहाँ पे भी मैंने ये सेकंड फार्मूला लिख रखा है, KVA इक्वल टू किलोवाट/cos थीटा। इसलिए लिख रखा है बच्चों क्योंकि जो S अपेरेंट पावर होती है इसकी यूनिट होती है KVA, और P की यूनिट होती है किलोवाट, और cos थीटा आपको पता ही है। सही, तो अब बच्चों ये ध्यान रखना कि जब यहाँ पे VA होगा तो यहाँ पे आप वाट लेना ओनली। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। ये हम यहाँ पे KVA है तो किलोवाट लो, जब VA है तो ओनली वाट लेना, राइट, किलोवाट लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपका ये लगेगा। सही, तो अब हम इसके आगे देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसकी नेक्स्ट वैल्यू आपकी आएगी KVA इक्वल टू 3.7 किलोवाट। हमने कितने निकाली थी, 3.7 निकाली थी, और पावर फैक्टर आपका कितना था, 0.75। जब आप इसे 0.75 से डिवाइड करोगे तो आपकी KVA आ जाएगी 4.9 KVA। अब बच्चों हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जितना ज़्यादा पावर फैक्टर बढ़ाओगे हमेशा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में 0.75 पावर फैक्टर दिया हुआ है, लैगिंग हो या लीडिंग हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 0.75 लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, वो आपकी KVAR के ऊपर डिपेंड होगा। तो मैं अब वो आपको बताऊंगा कि ये आपका लैगिंग है या लीडिंग है, वो आपको जब KVAR की वैल्यू निकालेंगे तो बताऊंगा आपको दिस इज द लैगिंग या लीडिंग। तो बच्चों आप हमेशा यह ध्यान रखना, जब आप जितना आप cos थीटा की वैल्यू को बढ़ाओगे आपका KVA डाउन होता चला जाएगा। तो ये जैसे जैसे आप के 0.75 की वैल्यू को बढ़ाओगे, पावर फैक्टर को बढ़ाओगे, तो KVA आपका डाउन होता चला जाएगा। मीन्स यदि आप यहाँ पे 8 रखते हो, 0.8, यदि यहाँ पे आपने 0.8 रखा तो KVA आपका 4.9 से लेस हो जाएगा और एक्टिव पावर आपकी ज़्यादा हो जाएगी। सही है, एक्टिव पावर तो आपकी 3.7 ही रहेगी, एक्टिव पावर आपकी कांस्टेंट रहेगी, बट 4.9 आपका लेस हो जाएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि आपने हमेशा ध्यान रखना
आप यदि ये कैसे होता है मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, क्योंकि बच्चों जितना जितना पावर फैक्टर को बढ़ाओगे तो अपरेंट पावर और एक्टिव पावर का डिफरेंस वो आपका बहुत कम होगा। क्यों, कैसे होगा बच्चों ये चीज़, क्योंकि अभी हम KVAR निकालेंगे तो उसमें बताऊंगा। आपका फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू P प्लस जे क्यू, ये होता है जब आप Q की वैल्यू निकालोगे। या आप ऐसे लिख सकते हो, केवल जब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड निकालते हो तो क्या करते हो, S स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, राइट। जब आपने यहाँ पे Q की वैल्यू को निकालोगे, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अपरेंट पावर क्या होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा रूट में S स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ये आपका P है, P का स्क्वायर। तो इसका सेंस क्या है कि जितना ज़्यादा पावर फैक्टर को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा पावर फैक्टर को बढ़ाओगे, आपका इन दोनों का डिफरेंस उतना ही कम हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस उतना कम होगा। मीन्स जितना पावर फैक्टर बढ़ेगा KVA उतना कम होगा, और KVA कम होगा तो पावर तो आपके 3.7 ही है, पावर आपके 3.7 ही है, बट आपका KVA कम हो जाएगा। KVA कम हो जाएगा तो जब 3.7 एक्टिव पावर से को माइनस करोगे 4.9 को, है ना, या इससे कम वैल्यू को, तो आपका Q कम मिलेगा। ऐसे करके आपको अपरेंट रिएक्टिव पावर कम मिलती है। यही होता है आपका पावर फैक्टर का इंक्रीमेंट। पावर फैक्टर के इंक्रीमेंट की वजह से, पावर फैक्टर के हाई की वजह से आपकी KVA भी कम हो जाती है और किलो और अपरेंट पावर भी कम हो जाती है। अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर S और Q दोनों कम हो जाती हैं, बट एक्टिव पावर आपकी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वो पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होती। वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो उसकी पावर के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे आपने क्या करा, 5 HP की मोटर ली है, तो आपने उसे किलो वाट में कन्वर्ट करा। कैसे करा, किलो वाट HP क्रॉस 746 अपॉन 1000, तो आपके कितने किलो वाट आ गए, 3.7 किलो वाट आ गए, है ना। तो इसका सेंस क्या है कि पावर फैक्टर के ऊपर एक्टिव पावर डिपेंड नहीं है, बट पावर फैक्टर के ऊपर रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर डिपेंड है। तो रिएक्टिव पावर क्या होती है, जो अनयूजफुल पावर होती है। तो जितना ज़्यादा पावर फैक्टर को बढ़ाओगे, आपकी अनयूजफुल पावर उतनी कम हो जाएगी, और जितनी कम अनयूजफुल पावर होगी, यूजफुल पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स एक्टिव पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई। तो पावर फैक्टर का सेंस यही है कि जब पावर फैक्टर को आप इंक्रीमेंट करते हो या बढ़ाते हो, तो आपका KVA अपरेंट पावर कम हो जाती है। अपरेंट पावर के कम होने से अपरेंट पावर का स्क्वायर माइनस एक्टिव पावर का स्क्वायर का डिफरेंस कम हो जाता है, जिससे आपका अपरेंट रिएक्टिव पावर आपको कम मिलती है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया KVA 4.9, सही है। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं डिटरमाइन करंट। आपको करंट निकालनी है। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P = VI cos थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, V गिवन है, cos थीटा गिवन है और P गिवन है एक्टिव पावर, बट I गिवन नहीं है। तो आप कैसे निकालोगे, I = P अपॉन V cos थीटा। देखो बच्चों आगे, है ना, यहाँ पे देखना, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा I = P अपॉन V cos थीटा, सही है। इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिएगा। जैसे ही आपने वैल्यू रखी तो एक्टिव पावर की वैल्यू किस में है, 3700। और ये मैं अभी बताऊंगा 3700 हमने क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों एक्टिव पावर आपकी कितनी आई थी, 3.7 किलोवाट आई थी। जब आप 3.7 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करोगे तो 3700 वाट आई थी। तो इससे आपको ये फायदा है कि यदि आप यहाँ पर 3700 लेते हो तो यहाँ पे आपको एम्पियर लेना पड़ेगा। जब यहाँ पे आप किलोवाट लेते हो, किलोवाट, तो यहाँ पे आपको मिली एम्पियर यहाँ पे के लगाना पड़ेगा। इसका सेंस क्या है कि हमने नॉर्मल एम्पियर निकालना है, तो हमने 3700 वाट लिया हुआ है, 3.7 किलो वाट नहीं लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबके यूनिट सेम होने चाहिए। वोल्टेज आपका 230 वोल्ट है, नॉट किलो वोल्ट। वोल्टेज आपका 230 किलो वोल्ट नहीं है। यदि आपका 230 किलो वोल्ट होता तो आप यहाँ पे 3.7 किलो वोल्ट लेते। तो ये तो पावर फैक्टर तो आपका 0.75 0.8 होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, ओनली डिग्री होती है, तो इससे कोई हमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बट आपका जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है, मीन्स ओनली वोल्ट। तो आप जो करंट है उसे भी आप किस यूनिट में लेना है, एम्पियर में लेना है, नॉट किलो एम्पियर, नॉट मिली एम्पियर, सही। तो जब आपका वोल्टेज ओनली वोल्ट में है तो हमने किलोवाट को वाट में चेंज कर दिया, 3700 वाट, जिससे आपको यूनिट इक्वल मिल जाएगी। तो बच्चों मैं ये बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूनिट सबकी सेम रखनी है, इक्वल यूनिट रखनी है, क्योंकि यूनिट यदि सेम नहीं रखोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, भले आपने फॉर्मूला सही लगाया हो, सही है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यही है कि सबको इक्वल यूनिट में लेके चलिए, सही है। तो जैसे ही आपने
700 को 172.5 से मल्टीप्लाई करा, 172.5 कैसे आया, वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, तो आपकी करंट मिल जाएगी 21.4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितनी हो गई, जब आप 5 एचपी की मोटर मार्केट से लेते हो तो उसमें 21.4 एम्पियर फ्लो होगी, सही, 0.75 पावर फैक्टर पर। इसका मतलब 21.4 सिंगल फेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा करंट है, हमेशा ध्यान रखना। 21.4 एम्पियर सिंगल फेज सप्लाई में 0.75 पावर फैक्टर पर बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा लॉसेस क्रिएट करेगी। इसका सेंस ये है बच्चों, मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ इसे रफ करके, कि जैसे जैसे आप पावर फैक्टर को बढ़ाओगे, यहाँ पे फिर से देखो बच्चों, जैसे जैसे आप पावर फैक्टर को बढ़ाओगे करंट आपकी कम होती जाएगी, करंट आपकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा उतना कम करंट डेवलप होगी, और जितनी कम करंट डेवलप होगी आप लॉसेस उतने कम डेवलप होंगे, मशीन आपकी सस्ती हो जाएगी, मशीन में कंपोनेंट कम लगाने पड़ेंगे करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत सारे फायदे हैं हमें करंट को कम करने से, सही है। तो ये बच्चों ये क्लियर हो गया। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें आप पावर फैक्टर को कुछ भी रख के देख लीजिएगा, 0.75 से ज़्यादा रख के देखिए, 0.8, 0.9, 0.95, या पावर फैक्टर को 1 भी रख के देखिए, cos थीटा इक्वल टू 1 होता नहीं है बट रख के देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यूनिटी पावर फैक्टर से क्या फ़ायदा है। आप हमेशा देखना जब आप यूनिटी पावर फैक्टर का यूज़ करोगे तो आपको हमेशा रिएक्टिव पावर का 0 मिलेगी। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, Q स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, Q इक्वल टू रूट में एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे S और P दोनों इक्वल हो जाएंगे जब आप cos थीटा इक्वल टू 1 करोगे, जिससे आपको रिएक्टिव पावर 0 मिलेगी और करंट आपको बहुत कम मिलेगी, सही है। तो बट यूनिटी पावर फैक्टर होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम अप्रोक्सीमेट यूनिटी पावर फैक्टर की तरफ लेके आए सिस्टम को, है ना। तो ये समझ में आ गया हम करंट कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, स्टेप 4, डिटरमाइन kVAR, क्योंकि हमने तीन थिंग्स हमने निकाल ली। पहला हमने किलोवाट निकाल लिया, सेकंड हमने kVA निकाल लिया, नंबर थर्ड हमने I जो करंट है उसे हमने डिटरमाइन कर लिया, और फोर्थ स्टेप हमारा आएगा डिटरमाइन kVAR। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अब बच्चों आपको क्या है, यहाँ पे सिंपल सा हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका किलोवाट बेस पावर होती है, एक्टिव पावर ये kVAR, पैसिव पावर होती है, ये अपरेंट पावर होती है किलोवाट। तो आपको बच्चों kVA भी पता है और किलोवाट भी पता है, तो आप आराम से kVAR निकाल सकते हो। वाई पाइथागोरस लॉ, जो आपने इंटर में या 10th में पाइथागोरस लॉ, इससे पहले पाइथागोरस लॉ पढ़ा होगा, तो उसका यूज आप यहाँ पे कर लीजिए। तो अब कैसे आएगा बच्चों, अब नेक्स्ट हमने देखा कि फॉर्मूला क्या आएगा, पाइथागोरस लॉ क्या कहता है, kVA का स्क्वायर इक्वल टू किलोवाट का स्क्वायर प्लस kVAR का स्क्वायर। आपको kVAR निकालना है तो kVAR यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, kVAR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये आप हमेशा ध्यान रखना kVAR यहाँ पे माइनस में प्लस में है, ये kVAR आपका प्लस में है। क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, kVA का स्क्वायर इक्वल टू किलोवाट का स्क्वायर प्लस kVAR का स्क्वायर। तो आपको kVAR की वैल्यू निकालनी है, तो किलोवाट क्या करेगा, किलोवाट यहाँ पे माइनस में पहुंच जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, kVAR का स्क्वायर इक्वल टू kVA का स्क्वायर माइनस किलोवाट का स्क्वायर। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, देखिए, सही। तो जब आपका ये हो जाएगा, जब आपको नॉर्मल kVAR निकालना है, तो kVAR इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में kVA का स्क्वायर माइनस किलोवाट का स्क्वायर। और यहाँ पे मैं आप एक चीज लिख सकते हो, kVAR का स्क्वायर इक्वल टू kVA का स्क्वायर, राइट, माइनस किलोवाट का स्क्वायर। तो जब आपको नॉर्मल kVAR निकालना है तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इस स्क्वायर को हटा के आपने यहाँ पर रूट निकाल लिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, kVAR इक्वल टू kVA का स्क्वायर माइनस किलोवाट का स्क्वायर, सही। ये आपका क्या, अपरेंट पावर माइनस एक्टिव पावर। तो आप बच्चों नेक्स्ट देखना स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड क्या आती है, नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये आती है, आपने वैल्यू पुट कर दी, kVA की वैल्यू कितनी है बच्चों, kVA की वैल्यू है आपकी 4.9 और किलोवाट की वैल्यू है 3.7। तो आपका kVA कितना आ गया, 3.2 kVAR, इसकी आपकी पैसिव पावर आ गई। इट मीन्स जब आपने 0.75 पावर फैक्टर यूज करा तो आपकी पैसिव पावर जो आ रही है वो 3.2 kVAR आ रही है, जो बहुत ज़्यादा है, सही है। तो जितना अच्छा पावर फैक्टर का यूज़ करोगे, मैं थोड़ा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ,
कि जितना अच्छा पावर फैक्टर का यूज़ करोगे तो आपकी ये कम हो जाएगी, अपरेंट पावर कम हो जाएगी। अपरेंट पावर कम होगी तो अपरेंट पावर और एक्टिव पावर के स्क्वायर का डिफरेंस कम हो जाएगा, मीन्स आपके टोटल पैसिव पावर कम हो जाएगी। तो पावर फैक्टर की वजह से आपका एस कम हो जाता है, अपरेंट पावर, और पैसिव पावर क्यू कम हो जाता है, बट आपकी एक्टिव पावर कांस्टेंट रहती है। सही, क्योंकि एक्टिव पावर क्या होती है, जिसका आप यूज़ कर रहे हो, यूजफुल पावर, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और उसे कांस्टेंट करने में ही फायदा है। और पैसिव पावर को वही कांस्टेंट नहीं रहती, वो लोड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पैसिव पावर कौन सी होती है, सी लोड और एल लोड, और सारे मशीनें एल लोड पर काम करती हैं, तो पैसिव पावर कंटिन्यू चेंज होती रहती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका एक्टिव पावर चेंज होता रहता है। बट एक्टिव पावर पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होता, आपका पावर फैक्टर के ऊपर क्या 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 चीज़ डिपेंड होती हैं, अपरेंट पावर और पैसिव पावर। सही है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं बच्चों, कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन ये कहता है कि जब आप सिंगल फेज की मशीन से आप यूज़ करते हो तो आपकी रेटिंग 3.2 kVAR से कम होनी चाहिए। जब, क्योंकि आपके kVA कितना आ गया, kVA आपके आ गया 3.2 kVAR, मीन्स ये आपका इंडक्टिव लोड है, क्योंकि सारी की सारी मशीनें इंडक्टिव लोड पर, एल लोड पर चलती हैं, तो आपका लोड कितना है वहाँ पे 3.2 kVAR, दिस इज द इंडक्टिव लोड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है, तो कैपेसिटी kVAR रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर इज लेस देन 3.2 kVAR। हम क्यों कैपेसिटर की वैल्यू 3.2 kVAR से कम लेते हैं, इसका मेन रीजन मैं अभी बताऊंगा। हम इसलिए कम लेते हैं kVAR में कैपेसिटेंस की वैल्यू, क्योंकि जब आप कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू को इक्वल लोगे तो सबसे मेन बात क्या होती है कि इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। यदि इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, एक्टिव पावर क्रिएट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और जब आपका लोड बहुत कम हो जाता है तो ओवर वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ओवर कंपनसेशन। ओवर कंपनसेशन का मतलब लोड आपका जब डाउन हो जाता है तो फुल एक्टिव पावर की वजह से आपका ओवर वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, जिससे मशीन के अंदर ओपन सर्किट क्रिएट हो जाएगा और मशीन आपकी डैमेज हो जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को रोकने के लिए हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हम kVAR कैपेसिटर की वैल्यू को हम इंडक्टिव लोड से कम लें, जिससे आपका ओवर वोल्टेज क्रिएट ना हो, क्योंकि इंडक्टिव लोड की वजह से आपको ओवर वोल्टेज क्रिएट नहीं होता। सही है, कैसे, आपका फॉर्मूला आपका देखा होगा कि जब करंट आपकी कम होगी तो ओवर वोल्टेज आपका बढ़ेगा। तो हम करंट की वैल्यू को उस तरह से डिटरमाइन करें जिससे आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए। सही, क्योंकि क्या है, आपका ये रूल है कि जब करंट आपकी बढ़ेगी तो वोल्टेज कम होता है, जब करंट घटती है तो वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को इस तरह से डिटरमाइन करें कि आपका करंट में ज़्यादा वेरिएशन ना हो, kVAR में, इंडक्टिव लोड में ज़्यादा वेरिएशन ना हो, जिससे ओवर वोल्टेज क्रिएट ना हो। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर यूज़ करते हैं, जो कंडीशन के हिसाब से जैसे जैसे लोड, इंडक्टिव लोड चेंज होता है, वो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द kVAR इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड, जिसकी वजह से आपके जो करंट और वोल्टेज के बीच में कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता। करंट के बीच में वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि करंट के बीच में वेरिएशन ज़्यादा होगा तो वोल्टेज के बीच में भी वेरिएशन ज़्यादा होगा, है ना। तो जिससे क्या होता है, ये सिस्टम के अंदर हार्मोनिक क्रिएट कर देता है। सही है, तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम बच्चों ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, जो आज के टाइम पे सबसे अच्छी यूनिट है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो अब बच्चों क्या है, अब हमेशा ध्यान रखना, जब हमें कैपेसिटर की kVAR में वैल्यू पता चल गई, तो कैपेसिटर की वैल्यू जो है हमारी 3.2 kVAR से कम होनी चाहिए। तो आप सिंगल फेस में कैपेसिटर कहाँ लगाओगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब आपने कैपेसिटर की वैल्यू को डिटरमाइन कर दिया तो सिंगल फेस या 3 फेस की मोटर में हमेशा के कंडेंसर को शंट में लगाते हैं, मीन्स फेस और न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल के बीच में लगाते हैं। ये आपकी लाइन हो गई, सही, और ये आपका एन हो गया न्यूट्रल। तो हमेशा लाइन और न्यूट्रल के बीच में आप कंडेंसर लगाओगे, जिसकी वजह से, और इस कंडेंसर की वैल्यू लेस देन 3.2 kVAR होनी चाहिए, लेस देन 3.2 kVAR, जिससे आप कंडीशन के हिसाब से इंडक्टिव लोड को कम कर सकते हो और पावर फैक्टर को ज़्यादा कर सकते हो।
ये चीज़ समझ में आ गई। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस को आप लाइन और न्यूट्रल के बीच में ही लगाएंगे ऑलवेज सिंगल फेज की मोटर में, जिससे आप पावर फैक्टर को आराम से इंक्रीमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि करंट आपकी क्लोज पाथ में बहती है, जिसकी वजह से सिंगल फेज की मशीन में क्या होता है, न्यूट्रल और फेज की वजह से करंट आपकी क्लोज पाथ में बहती है। और जो यहाँ पे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एक बंद पाथ का काम करता है, मीन्स ये आपका फेज हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, सही है। तो यहाँ पे एक खंबा लगा होता है जो पूरा का पूरा सर्किट को बंद कर देता है, जिससे करंट आराम से फ्लो होती है। यहाँ पे यदि सपोज आपने न्यूट्रल का यूज नहीं करा तो करंट आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट आपकी जीरो हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट जीरो। इसलिए हम यहाँ पे सिंगल फेज में न्यूट्रल का यूज करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल और फेज आपके क्लोज पाथ का काम करते हैं, जिसकी वजह से करंट आराम से फ्लो हो जाती है। क्योंकि करंट हमेशा क्लोज पाथ में ही फ्लो होती है, ओपन पाथ में आप करंट को कभी फ्लो नहीं कर सकते, सही है। तो इसीलिए हमने क्या करा, लाइन और न्यूट्रल के बीच में हमने कंडेंसर लगा दिया, जिसकी वजह से आपने करंट और इंडक्टिव लोड को कम कर दिया, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या कहता है, प्रिकॉशंस क्या कहते हैं बच्चों। पहला प्रिकॉशंस क्या है, अब हम प्रिकॉशंस क्यों निकालते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। पहला प्रिकॉशंस ये कहता है कि kVAR of motor and condensed capacitor required is not fixed, सही है। हमेशा देखना सिंगल फेज या थ्री फेज, हमेशा ये सारी की सारी वेवफॉर्म एसी वेवफॉर्म होती हैं। एसी वेवफॉर्म मीन्स जो टाइम के ऊपर डिपेंड होती हैं, और जैसे जैसे टाइम आपका चेंज होगा आपकी वेवफॉर्म भी चेंज होगी। देखो बच्चों, ये आपका हाई वेवफॉर्म है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये आपकी लो वैल्यू है। तो यहाँ पे एसी वेवफॉर्म कंटिन्यू चेंज हो रही है। एसी वेवफॉर्म चेंज होगी तो यहाँ पे करंट भी चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो यहाँ पे लोड कंटिन्यू चेंज होगा, इंडक्टिव लोड कंटिन्यू चेंज होता रहता है। इंडक्टिव लोड कंटिन्यू चेंज हो गया तो आप कंडेंसर को फिक्स नहीं कर सकते, सही है। तो इसलिए केवीआर, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, दोनों लोड और आरपीएम मशीन की स्पीड पर डिपेंड करते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एसी के अंदर कंटिन्यू लोड और मशीन की स्पीड आरपीएम दोनों कंटिन्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द साइनसोइडल वेवफॉर्म, जिसकी वजह से आपका इंडक्टिव लोड चेंज होता रहता है। सपोज आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू को फिक्स कर दिया, सपोज आपने कंडेंसर कैपेसिटर की वैल्यू को फिक्स कर दिया, तो ओवर कंपनसेशन क्रिएट हो जाएगा, और ओवर कंपनसेशन की वजह से आपका लोड बहुत डाउन हो जाता है, और लोड के डाउन होने से करंट डाउन हो जाएगी, और करंट के डाउन होने से आपका ओवर वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, और मशीन के अंदर ओपन सर्किट क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप कैपेसिटर को फिक्स करते हो, जब आप कैपेसिटर को फिक्स करोगे तो ओवर कंपनसेशन क्रिएट हो जाएगा, ओवर कंपनसेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका लोड डाउन हो जाता है। लोड डाउन हो जाएगा तो करंट आपकी डाउन हो जाएगी, क्योंकि लोड प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जैसे आपकी करंट डाउन हो जाएगी तो आपका वोल्टेज ओवर हो जाएगा, वोल्टेज ओवर हो जाएगा। तो जब आपका वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है तो ओपन सर्किट क्रिएट हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ओपन सर्किट में वोल्टेज आपका बहुत ज़्यादा होता है, सही है, जो जिससे सिस्टम आपका खराब हो सकता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी कंटिन्यू चेंज करना है। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, कभी भी आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को फिक्स नहीं करोगे केवीआर में, ये कंटिन्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव लोड। जैसे जैसे इंडक्टिव लोड चेंज होता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी चेंज करता रहता है, जिससे आपका ओवर वोल्टेज क्रिएट ना हो, सही है बच्चों, ये क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट आपका कहता है कि ओवर कंपनसेशन विल जनरेट ओवर वोल्टेज। बच्चों ये मैंने आपको बता दिया कि ओवर वोल्टेज, ओवर कंपनसेशन कैसे क्रिएट होता है। ओवर कंपनसेशन will generate over voltage, so always use little less kVAR capacitor calculated। हमेशा कैपेसिटेंस की वैल्यू kVAR में इंडक्टिव लोड के kVAR से कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका ओवर कंपनसेशन जनरेट नहीं होगा। ओवर कंपनसेशन की वजह से कैपेसिटेंस की रेटिंग हम kVAR में लेते हैं, इसी मारे हम ओवर पावर फैक्टर कंपनसेशन की वजह से, पावर फैक्टर कंपनसेशन की वजह से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को केवीआर में लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, और यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को फिक्स केवीआर में नहीं कैलकुलेट करोगे, ये कंटिन्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि आपका इंडक्टिव लोड चेंज होता है तो कैपेसिटी भी चेंज होगा। तो इसके लिए हम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर यूज करते हैं। ये बच्चों समझ में आ गया।
अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इसके 2 पॉइंट और बचे हैं। थर्ड पॉइंट आपका प्रिकॉशंस में है कि इफ पावर फैक्टर इज नॉन, सपोज क्वेश्चन में पावर फैक्टर गिवन नहीं है, या आपने कोई मशीन बनाई है उसमें पावर फैक्टर आपको नहीं पता कि कितना पावर फैक्टर है, इसका 0.8 है, 0.5 है, क्योंकि क्या है कि पावर फैक्टर को हम अप्रोक्सीमेट जितना अच्छा बना सकें, जितना अच्छा यूनिट पावर फैक्टर की तरफ ला सकें, आपकी मशीन उतनी अच्छा काम करेगी। तो पावर फैक्टर को हम अपने मन से डिटरमाइन नहीं कर सकते। पावर फैक्टर जो होता है वो मशीन के कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने मशीन में किस रेटिंग के कंपोनेंट लगाए हैं। तो उस पावर फैक्टर को डिटरमाइन करने के लिए आप एक मशीन यूज करते हो जिसे हम कहते हैं पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर हमेशा पावर फैक्टर को डिटरमाइन करता है। यदि आपने कोई मशीन बनाई है और उसके पावर फैक्टर गिवन नहीं है, तो आप पावर फैक्टर को फुल लोड पर, पावर फैक्टर मीटर को फुल लोड पर चलाओ और पावर फैक्टर को डिटरमाइन कर लो। अब बच्चों, हम फुल लोड पर क्यों चलाते हैं, ये चीज़ बात आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब मशीन आपके फुल लोड पर काम करेगी तो करंट आपके बहुत ज़्यादा होगा। जब आपका लोड बढ़ेगा, मतलब लोड आपका फुल लोड है, तो करंट आपका मैक्सिमम होगा। करंट मैक्सिमम होगा तो आप यहाँ पे कॉस थीटा के वैल्यू को आराम से डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा की वजह से वोल्टेज ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं देता, करंट बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन देती है। जब आपका कॉस थीटा कंटिन्यू घटता है या बढ़ता है अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग ऑफ लोड, फिर से बोल देता हूँ, जब आपका कॉस थीटा कंटिन्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ इंडक्टिव लोड, तो आपका वोल्टेज घटे या बढ़े, इससे ज़्यादा कॉस थीटा पर प्रिकॉशंस नहीं होते, बट करंट के घटने या बढ़ने से कॉस पावर फैक्टर पर बहुत जरूर प्रिकॉशंस क्रिएट होते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि करंट को हम ऑटोमेटिक इस तरह से डिटरमाइन करें जिससे आप पावर फैक्टर को अच्छी तरह से रेडी कर सको, क्योंकि यदि करंट घटेगा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी घटेगा बढ़ेगा, है ना। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम करंट को कम कर लें। तो हमने पावर फैक्टर मीटर को हमने फुल लोड पे ऐसे चलाया जिससे आप मैक्सिमम करंट को डिटरमाइन कर सकते हो। इसके बाद आप मशीन के कंपोनेंट्स को इस तरह से रेडी करो कि पावर फैक्टर को आप धीरे धीरे ज़्यादा कर दो। यदि आपको लग रहा है कि पावर फैक्टर कम है तो आप ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर डिवाइस का यूज़ करो जो ऑटोमेटिक की कैपेसिटेंस की वैल्यू को ज़्यादा कर देगा और पावर फैक्टर को अच्छा दे देगा। सही है। तो हम इस तरह से इस मशीन को हम इस तरह से हम इन कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। और लास्ट स्लाइड क्या कहती है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर यूज़, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी? और आज हमने सिंगल फेस मशीन के बारे में डिस्कस किया है। तो जब आपके सिंगल फेस की मशीन होती है तो हम उसमें से कैसे केवीआर, केवीए, किलोवाट और एम्पियर करंट कैसे निकालें, एक्टिव पावर, पैसिव पावर, अप्लाइड पावर और करंट किस तरह से डिटरमाइन करें, और हम पावर फैक्टर की क्या वैल्यू लें जिससे हमारा मशीन अच्छा वर्क करने लगे। सही है। तो आज हमने ये सीखा। कल हम बच्चों आपको 3 फेस मशीन के बारे में बताएंगे कि उसके क्या फार्मूले होते हैं, उसमें आप किलोवाट को कैसे डिटरमाइन करते हो, केवीए को कैसे डिटरमाइन करते हो, करंट को कैसे डिटरमाइन करते हो, और 3 फेस में पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, है ना। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। और बच्चों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, जिससे मुझे अच्छे कमेंट मिल सके और मैं अच्छा आपको बता सकूँ, नए नए टॉपिक आपको समझा सकूँ। सही है। तो ये क्लास बच्चों आपको कैसी लगी, कृपया यूट्यूब में प्लीज़ यूट्यूब के मैं ज़रूर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन पाठशाला बाय आशीष गुप्ता। सही है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अब हम कल मिलते हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। चलो बच्चों, अपना ध्यान रखना। ओके, टेक केयर।